मुल्क भर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ बर्फबारी के बायस सफेद और लवाली टनल इस वक्त बंद हो चुकी है। सयाहती मकामात की बात की जाए तो नारान कागान में तकरीबन 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है और कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से इशारा कराकरम ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। स्कर्दू, मरी, गलियात, कालाम और वादी नीलम में बर्फ की तह जम गई हैं, जबकि बारिश से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। पिशावर, कोहाट, गुजरांवाला, फैसलाबाद और लाहौर डिवीजन में आज भी बारिश का इम्कान है, तो मौसम आज भी सर्द होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ये सूरत हाल है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। मौसम आज भी सर्द होने जा रहा है, भरपूर सर्दी है, बर्फबारी है, साथ साथ बारिश के भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। और बात करें मौसम की, तो जिस तरह से इस टाइम हमारे स्टूडियो में मौसम है बिल्कुल सर्द, ठंडा और बर्फबारी हो रही है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम है, तमाम अजला शदीद सर्दी की लपेट में आ चुके हैं। बारिश और बर्फबारी से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है, राबता सड़कें बंद हो चुकी हैं। हुकूमत ने इमदादी सामान पहुंचाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट को अहकामात भी जारी कर दिए हैं। मजीद बात करते हैं उमर फारूक से। उमर फारूक, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? मौसम तो सर्द है, इंतजामात कैसे हैं? जी, इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला शदीद सर्दी की लपेट में है। गुज़िश्ता 2 दिनों से बल्तिस्तान डिवीज़न और गिलगित डिवीज़न में जारी बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया है। बर्फबारी की वजह से शहर कराकुम भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। गिलगित डिवीज़न की अगर बात की जाए तो गिलगित डिवीज़न में गुज़िश्ता 2 रोज़ से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं और काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। अगर बल्तिस्तान डिवीज़न की बात की जाए तो बल्तिस्तान डिवीज़न इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में लोग घरों में महसूर है, लोगों को शाय खनोश की किल्लत का सामना है। अगर द्यामर डिवीज़न की बात की जाए तो द्यामर डिवीज़न में साल 2019 की यह पहली बर्फबारी और बारिश का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से बलाई इलाकों को जाने वाली तमाम रास्ता सड़कें मसदूद होकर रह गए हैं, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। दारुल तांगीर के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हो चुकी है। बाबूसर टॉप, नंगा पर्वत और फेरेमेडो में भी बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने बलाई इलाकों में रहायश पजीर लोगों के लिए खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और इस सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट को खुसूसी अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि वो बलाई इलाकों में रहायश पजीर लोगों की मुश्किलात को देखें और वहाँ कि जो लोग हैं रहायश पजीर हैं उनकी मुश्किलात से निपटने के लिए उनको कंबल और देगर जो है गर्म मलबूसात फौरी तौर पर फराहम करने के लिए। ठीक है, शुक्रिया आपने हमें आगाह किया। उधर मानसरा में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। सयाहती मकामात नारान कागान में तकरीबन 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। बिजली और मवासलाती निज़ाम दरहम भरम हो गए हैं। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सफदर। बताएगा, मौसम तो इंतहाई सर्द है, निज़ाम ज़िंदगी जो है वो भी मुतासिर हुआ है, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मानसेरा और इसके मुख्तलिफ इलाके जो हैं इनमें बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। सियाहती मकामात नारान, कागान, शोग्रां में जो है तकरीबन 4 फुट तक जो है बर्फ़ पड़ चुकी है। इसी तरह बात की जाए अगर छतर प्लेन की, तो छतर प्लेन में भी इस वक्त जो है तकरीबन 1 फुट तक जो है बर्फ़ पड़ चुकी है। बारिश और बर्फबारी की वजह से जो है बिजली का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर दरम भरम हो चुका है और जो है अहले इलाका को जो है मुश्किलात का सामना है। बात की जाए अपर कोहिस्तान की, तो अपर कोहिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान को जो है राब्ता सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है बारिश की वजह से और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। जी ठीक है सफदर, आप हमें आगाह करते हैं मौसम से। तो मौसम फरवा इंतहाई सर्द है, आपको भी इस तरह से फील हो रहा है? बिल्कुल सर्दी बढ़ चुकी है, बर्फबारी हो रही है। मानसरा में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जी हाँ, बिल्कुल। और बात की जाए नारान खान की, तो वहां पर भी पहाड़ों पर बर्फबारी छाई हुई है, सफेद चादर पहाड़ों ने ओढ़ ली है और सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई है। इसी पर बात करेंगे फैसल अवान से। फैसल अवान, जैसे हम यहाँ पर ठिठुर रहे हैं, क्या वहां पर भी लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मानसेरा के मौसम की, तो मानसेरा में जो है हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। अगर बात की जाए नारान कागान की, तो नारान कागान में इस टाइम 4 से 5 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। अगर बात की जाए
मानसेरा के खूबसूरत तरीन इलाके छतर प्लेन की, तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त छतर प्लेन में, और आप जो है देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत व्यू जो है वो देखने को मिल रहा है। और जैसे बर्फ़बारी से सयाह जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और वो आते हैं और स्नो को बहुत एंजॉय करते हैं, वैसे ही जो मुकामी अफराद होते हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना बर्फ़बारी के बायस जो है जो बिजली का निज़ाम है वो दरम बरम हो जाता है। और ये इलाका हमारा पुरअमन इलाका है और हम दावत देते हैं कि जी बाहर से जो भी सयाह हैं वो छतर प्लेन का रुख करें और यहाँ के खूबसूरत तरीन मौसम से बहुत शुक्रिया। और जितनी ठंड पड़ रही है बुजुर्ग, मुझे तो लग रहा है कि हमें भी जाना चाहिए, नॉर्दर्न एरियाज घूमने चाहिए, क्योंकि बर्फबारी हो रही है वहाँ पर। और बात करते हैं एबटाबाद की, तो वहां पर भी बारिश खूब है। गलियात ठंडियानी में बर्फबारी से मरी रोड समेत तमाम राब्ता सड़कें वहां पर भी बंद हो चुकी हैं। जी हाँ, और बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल है। शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। बात करेंगे इसी पर अपने नुमाइंदे ज़ुबैर अवान से। ज़ुबैर अवान, बताइएगा यहाँ पर मौसम का हाल कैसा है और राब्ता सड़कें बहाल करने के लिए क्या किया गया? जी बिल्कुल, एबटाबाद में अगर मौसम की बात की जाए तो इस वक्त एबटाबाद में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि जो एबटाबाद के सियाती मकामात हैं जिनमें ठंडियानी और गलियात जो है वो मौजूद हैं, वहाँ पर रात गए से बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था, जो ताहाल वक्फे के साथ वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त जारी है। अगर गलियात की बात की जाए तो गलियात में इस वक्त 1 फुट तक जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसके साथ साथ ठंडियानी में 1.5 फुट तक जो है वो बर्फ़ पड़ चुकी है। शदीद बर्फबारी की वजह से ठंडियानी और गलियात की जो मैन शाहराएं हैं जिनमें मरी रोड समेत जो ठंडियानी की मैन शाहरा है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद हो चुकी है। इसके साथ साथ जो दही इलाके हैं उसकी तमाम राब्ता सड़कें जो हैं वो भी बंद हो चुकी हैं। 125 के करीब गाँव हैं गलियात और ठंडियानी के, जिनकी बिजली जो है वो पिछले 36 घंटों से जो है वो मुअत्तल है। अब बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा हो चुका है और राब्ता सड़कें बंद होने से जो मकामी अफराद हैं वो अपने घरों में मैसूर होकर जो है वो रह चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की भी पेशन गोई जो है वो की। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट करते हैं। और मेरे साथी एंकर जो कि इस वक्त एक ठंडे माहौल में मौजूद थे, लेकिन अब कुछ बात कर लेते हैं शहर कायद के हवाले से, जहां पर ना जाने कितनी दुआओं के बाद मौसम सरमा की पहली बारिश ने मौसम को खुशगवार बनाया है। बात करें मलीर की, गडाब, सफूरा, औरंगी, सुरजानी, बल्दिया और एयरपोर्ट में बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। मजीद जानिए समीन नवाज की रिपोर्ट में। आज सुबह शहर कायद में हल्की बारिश और बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया और जाती हुई सर्दी थम गई। कराची के इलाके मलीर, गडाब, सफूरा, औरंगी, सुरजानी, बल्दिया, गुलशन हदीद और एयरपोर्ट के अतराफ में सुबह होने वाली हल्की बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कायद में मतला अब्र आलूद रहेगा, जबकि सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द और खुनक रहेगा। आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शुमाल मशरकी सिमत से आने वाली हवाओं की रफ्तार 12 से 28 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई और हवा में नमी का तनासुब 45% रहा। अब रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का, जहां का मौसम अबर आलूद है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शहरियों ने तफरीही मकाम दामने को का रुख कर लिया है। हमारे नुमाइंदा सबा वजीर भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त मौसम कैसा है और कितनी बड़ी तादाद में लोग रुख कर रहे हैं यहाँ का। जी सबा। जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम जो है वो इंतहाई सुहाना हो चुका है और आप तो देख रहे होंगे कि मैं एकदम एक ऊंट के ऊपर बैठी हुई हूँ। मैं आपको बताती चलूँ कि कराची के साहिल समंदर पर तो हमने ऊंट की बड़ी सवारी की। इस्लामाबाद में आज पहली दफ़ा हम इस ऊंट पर बैठे हैं और बात कर रहे हैं मौसम की। तो मौसम के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात से होने वाली बरसात के बाद बहुत ज़्यादा सर्दी में इजाफा हो गया और इस वक्त पूरा जो आसमान है वो बादलों से ढका हुआ है और इस वक्त बारिश भी पड़ रही है। बारिश के साथ साथ इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो तफरीही मकामात का रुख कर रहे हैं और इस वक्त मैं दामन कोह पर हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश है। बच्चे बड़े सभी मौसम को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बारिश के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा कुछ रोज़ तक इस्लामाबाद के आसपास रावलपिंडी, पंजाब और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश होगी। उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे ही बारिश होगी वैसे ही सर्दी में इजाफा हो जाएगा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि
कोहमरी और बालाई इलाकों में बर्फबारी होगी, जिसके बाद सर्दी में इजाफा हो जाएगा। बात कर रहे हैं इस्लामाबाद की खूबसूरती की, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरा आसमान जो है वो बादलों से घिरा हुआ है, बारिश भी बरस रही है, जिसके बाद इस्लामाबाद की खूबसूरती में और भी ज़्यादा इजाफा हो गया है और लोग जो हैं वो धड़ाधड़ घरों से निकल रहे हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और सर्दी का मजा भी ले रहे हैं। यकीनन सभी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और आप भी मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय करिए। बहुत शुक्रिया सब, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, मौसम के बाद कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि कराची में चीनी काउंसलेट पर हमले की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त हुई है। हमले में मफरूर सहूलतकार अमानुल्लाह कौन है, तफ्तीशी हुकाम ने पता लगा लिया है। अमानुल्लाह और खानदान के दीगर अफराद की तस्वीर और मोबाइल डाटा भी हासिल कर लिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में चीनी काउंसलेट पर हमले की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त हुई है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जिले हैदर से। जी जिले हैदर बताएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज एडिशनल आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें 5 सहूलतकारों को गिरफ्तारी का पेश की गई थी। उसके बाद बताया गया था कि 2 मफरूर जो हैं मुल्जिमान जो कि सहूलतकार थे, इसमें अमानुल्लाह का नाम था और दूसरा अब्दुल्ला। अमानुल्लाह कौन था, इसका तमाम तफ्तीशी काम ने डाटा हासिल कर लिया गया है। इसका जो नादर से खानदानी ट्री होता है वो भी हासिल कर लिया गया है। अमानुल्लाह जो है वो खुजदार का रिहायशी था और यहाँ मौजको में अपने वालिद, वालदा, बेगम और 2 भाइयों के साथ आर्जी रिहाइश पजीर था। 2 मोबाइल फोन इस्तेमाल करता था। इसके अलावा 1 पासपोर्ट भी इसने नादरा से इशू किया था जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के सफर भी किए गए थे। जो वाकये के बाद जो है ये यहाँ से मफरूर है और खुजदार में कहीं रूपोश है, जबकि इसकी फैमिली खुजदार में और ये खुद जो है वो अफगानिस्तान रूपोश हो गया है। इसकी तलाश के लिए खुजदार में एक टीम रवाना की जाएगी जो कि आइंदा 24 घंटे में टीम तश्कील दी जा रही है, जो कि अमानुल्लाह के दीगर फैमिली जो मेम्बरान हैं जो कि खुजदार में रिहाइश पजीर हैं उनसे तमाम तफसीलात मालूम की जाएंगी। अमानुल्लाह ने यहाँ पे जिस वक्त 3 दहशतगर्द जिन्होंने चीनी काउंसलेट पे हमला किया था जो कि मारे गए थे, उनको सहूलतकारी दी थी। इसके अलावा अपने घर में रिहाइश दी थी, गाड़ी का इंतजाम किया था, तमाम सहूलतकारी की थी। इसका मोबाइल फोन से जो है तमाम डाटा भी हासिल कर लिया गया है। मजीद पेशरफ्त की भी तवक्को है। 5 मुकदमा जो है गुलशन मेहमान थाने में आज सुबह दर्ज किए गए जिसमें दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफात जो है वो शामिल की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिले हैदर, डिप्टी ब्यूरो चीफ हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं कि कराची में सीटीडी को बड़ी कामयाबी मिल गई है। कोरंगी से बदनाम टारगेट किलर रईस मामा के साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम मुजम्मिल और फलका मुतादिद वारदातों में मुलव्विस रहा है। अहम कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में सीटीडी को बड़ी कामयाबी मिली है। कोरंगी से बदनाम टारगेट किलर रईस मामा के साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम मुजम्मिल और फलका मुतादिद वारदातों में मुलव्विस रहा है। आपको बताएं कि कराची में तकरीब से खिताब में वजीर खजाना असद उमर का कहना था कि 23 जनवरी को मिनी बजट पेश किया जाएगा। वजीर आजम बैरून मुल्क में हैं, अब 23 जनवरी को फाइनेंस बिल पेश किया जाएगा। FBR के SRO के इजरा का इख्तियार खत्म कर दिया गया है। मिनी बजट में टैक्स एनिमल्स को दूर किया जाएगा, जबकि आपको यह भी बताएं कि टैक्सेस के हवाले से हर किस्म की तब्दीली पार्लियामेंट की मंजूरी से होगी। उसी के मुताबिक आप फैसले करते हैं, उसी के मुताबिक जो है वसाइल जो है उनकी तकसीम की जाती है। उन्हीं चीज़ों के ऊपर हुकूमत अपना टाइम लगाती है और वही चीज़ जो है वो एक सिग्नल जाता है बिजनेस कम्युनिटी के पास भी कि क्या चीज़ है जिसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए, कि कहाँ पे मुझे आगे नज़र आता है, बेहतरी नज़र आती है। एक तो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जी कि 21वीं सदी के अंदर मईशत का पहिया जो है वो निजी शोबा चलाता है, वो प्राइवेट सेक्टर चलाता है, वो प्राइवेट इन्वेस्टर चलाता है। तो इसलिए जब तक आप ऐसा माहौल नहीं पैदा करेंगे कि जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर जो है उसको बेहतरी आगे नज़र आ रही हो, तो वो चाहे कितना भी मुहिब्बे वतन क्यों ना हो, वो कारोबार जो है वो एक हद तक ही करेगा, उससे आगे नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम जो हम करना चाहते हैं, जिसमें से अगर आप ये प्रेजेंटेशन भी उठाकर देख लें तो इसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपको इसी के अंदर नज़र आएंगी कि कारोबार करने के लिए मुश्किल पैदा की है। एक तो महंगा, आप टैक्स लगाते हैं, बिजली की कीमत बढ़ाते हैं, जाहिर है उसके ऊपर बोझ पड़ता है, लेकिन उसके अलावा आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं कि जिस तरीके से वो आप टैक्स लेने की कोशिश कर रहे हैं उससे मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो
शायद नहीं, तकरीबन यकीनन मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली सियासी पार्टी थी जिसने इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन के मंशूर के अंदर ये लिखा कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो उस वक्त 147 थी अब 136 है, इसमें 100 से बेहतर में जाना चाहते हैं। और वो सिर्फ वहां पर लिखा नहीं गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की माहाना मीटिंग होती है, वजीर आजम खुद उसको जाती तौर पर चेयर करते हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन और उनका बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का सेल हाउस के अंदर सेटअप किया जा रहा है, वो इसको लीड करते हैं। और जब भी मईशत की बात आती है, जैसे आपने कहा 52% जुबैर भाई एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, जो भी आप चीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग देख लें, वो आधा से ज्यादा कराची है। कराची दिल है मईशत का पाकिस्तान की, और इसलिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन अभी कराची आए भी थे, सिंध की हुकूमत के साथ भी बैठे। आपको कुछ चीजें जो है वो ये 23 तारीख को जब फाइनेंस बिल अनाउंस होगा तो आपको उसके अंदर नजर आएंगी, आसानी पैदा करने के लिए जो आपके लिए हम इकदाम कर रहे हैं। और कई और फैसले जो हैं जिसमें फाइनेंस बिल की जरूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी, वो आपको मेरे ख्याल में जनवरी के आखिर तक अनाउंसमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। और ये एक इब्तिदा है, ये हमने साथ मिलके इसको मजीद से मजीद आसानियां पैदा करते चले जाना है। और ये जाहिर है आपके बगैर, आप ही की तो कारोबार है, आपसे बेहतर कोई नहीं समझता कि इसके अंदर आसानी कैसे पैदा की जाए। एक तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बहुत काम हो रहा है, बहुत तरजीह दी जा रही है। दूसरा, सरमायाकारी होगी तो मईशत आगे बढ़ेगी, सरमायाकारी होगी तो नौकरियां पैदा होंगी, सरमायाकारी होगी तो आगे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, मेरी तमाम वो जो तरजीहात हैं हुकूमत की वो पैदा होनी है। तो हमने इस वक्त मईशत हमारी जरा से समझने की जरूरत ये है कि हमने जो माशी पॉलिसी जिसके ऊपर हम काम करते रहे हैं पिछले तकरीबन 3 दहाई में ज्यादातर अरसा, कुछ साल में अगर छोड़ दूं, ज्यादातर अरसा पिछले 30 साल में जो हम कर रहे हैं, हमने एक मईशत बना दी है जो कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। नतीजा क्या निकला है? सेविंग्स आपकी शायद दुनिया की सबसे कम हो चुकी हैं, और इन्वेस्टमेंट के जो रेट्स हैं आपके, वो पाकिस्तान में जो तारीखी तौर पे होता था उससे भी बहुत कम हो चुके हैं, और दुनिया से तो बहुत ही पीछे हो चुके हैं। सरमायाकारी हो नहीं रही है, कंजम्पशन हो रही है। तो जब कंजम्पशन होगी और इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, सेविंग नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? फिर आपका बाहर से कैपिटल जो है इंपोर्टेड कैपिटल से फाइनेंस करेंगे, और शक्ल क्या इख्तियार करेगा? तजारती खसारे की शक्ल में आएगा सामने। और इसीलिए पाकिस्तान का तजारती खसारा जो है वो पिछले साल बढ़कर एक खतरनाक हद तक तजावुज कर चुका, जिसकी वजह से तमाम ये भी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इसलिए हमने कंजम्पशन को इंसेंटिवाइज नहीं करना, और जो इंपोर्टेड कंजम्पशन है उसको तो हमने बाकायदा तौर पे पॉलिसी से टारगेट करके उसमें उसको कंट्रोल करना है, और सरमायाकारी पे इंसेंटिव्स डालने। तो आपको दूसरी चीज जो नजर आएगी, जो 23 तारीख की आपको जो फाइनेंस बिल आपको नजर आएगा, उसके अंदर आपको इंसेंटिव्स नजर आएंगे। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मेजर्स नजर आएंगे, दूसरी सरमायाकारी के आपको इंसेंटिव्स नजर आएंगे, क्योंकि हमने सरमायाकारी और सेविंग्स दोनों को बढ़ाना है। साथ ही साथ, और ये हमारे लिए एक फख्र की बात है कि पाकिस्तान एक ऐसा माशरा है जहां साहिब सरबत लोग जो हैं, सारे पाकिस्तान में ही, लेकिन क्योंकि मैं कराची को बाकी पाकिस्तान से बेहतर जानता हूं, तो यहाँ तो शायद कराची जैसा तो कहीं भी ना हो। साहिब सरबत लोग उन लोगों का जो मुश्किल में हैं, जिनके पास उतने वसाइल नहीं हैं, उनका ख्याल रखते हैं। इसी तरीके से जहां इंफरादी तौर पर ये आप लोग सब काविश करते हैं, ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से है कि ऐसी मईशत की पॉलिसी लाए कि जिसके अंदर जो कमजोर तरीन तबका है उसकी दाद रसाई की जाए, उसके लिए मुश्किलात कम की जाए। हमने पिछले 5 माह के अंदर जितने भी फैसले किए, उसमें तमाम में आपको इसकी झलक नजर आएगी, चाहे वो बिजली की कीमत हो, गैस की कीमत हो, टैक्स का निज़ाम हो, जितने भी फैसले किए हैं उसमें कोशिश ये की है कि ये साहिब सरबत लोग जो हैं, जिनमें इस्तिताअत है, वो बोझ उठा सकते हैं, और अगर मुश्किल वक्त है तो बोझ उनके ऊपर डाला जाए, उनके ऊपर ना डाला जाए। जो
सबसे गरीब हैं, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल के अंदर हैं। और उमूमी तौर पे हमें बिजनेस कम्युनिटी से भी इसके अंदर बहुत मदद मिली है। वज़ीर आज़म का जो पनाहगाह का जो एक आइडिया था, लोग बेचारे मुश्किल के अंदर, सर्दी के अंदर बगैर छत के बैठे होते थे, तो उनके लिए जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, मुझे बड़ी खुशी है। तमाम पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने, बशमूल कराची की बिजनेस कम्युनिटी ने उसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और वो बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरीके से रियासत की पॉलिसी के अंदर भी हमने ये देखना है। लेकिन फिर जब मैं आगे देखता हूं कि मेरी ग्रोथ के एक मईशत के अंदर कहते हैं जी मुझे ग्रोथ के ड्राइवर्स चाहिए, वो क्या चीजें हैं जिसके अंदर जो है मैं मईशत को बढ़ाऊंगा, किस तरीके से बढ़ाऊंगा। एक बहुत बड़ी चीज जो है वो होती है, जिस खित्ते में आप रहते हैं वो तिजारत। इस वक्त अगर आप पिछले 50-60 साल की कहानी दुनिया की देखें तो मशरकी एशिया के अंदर, ईस्ट एशिया के अंदर जिस तरीके से तरक्की हुई, और करोड़ों नहीं शायद 1 अरब से ज्यादा लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से ऊपर उठाए गए, उसकी एक बुनियादी वजह यह बनी कि उन्होंने अपने खित्ते के अंदर तिजारत बढ़ाई। और मजमूई तौर पर, यह आज से चंद साल पहले की डेटा है, लेकिन आज से कुछ 7-8 साल पहले मैंने ये स्टडी की थी, जो मशरकी एशिया है उसके अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मजमूई मईशत का 27% हिस्सा जो है वो हमारा जो है इंट्रा रीजनल ट्रेड जिसको कहते हैं, यानी खित्ते के अंदर तिजारत के अंदर था। जहां हम रह रहे हैं जनूबी एशिया इसमें ना होने के बराबर है। एक तरफ इंडिया है और हमारे सियासी मसाइल उनके साथ रहे हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, वहां उनके अंदरूनी मसाइल हैं, इस तरफ ईरान है, आगे तुर्की है, और ईरान के दुनिया के साथ, खास तौर पे अमेरिका के साथ मसाइल रहे हैं, उसके अंदर पाबंदियां लगती रही हैं। तो सिर्फ इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है, कुछ मरूजी हालात भी ऐसे रहे हैं कि जहां जिसकी वजह से हमें मुश्किल रही है। लेकिन अब हमने इसके ऊपर बाकायदा इसको तरजीह बनाकर काम करना है। हम आज से कोई हफ्ता पहले गए हुए थे जी तुर्की, और प्रेसिडेंट अर्दवान के साथ वहां पर मुलाकात हुई, वजीर आजम की हमारी डेलीगेशन लेवल के ऊपर बातचीत हुई, और उसके अंदर एक मैंने तजवीज़ दी थी कि क्योंकि पाकिस्तान, तुर्की, आप में से जो भी तुर्की गया हुआ है आपने भी महसूस किया होगा कि जैसा अवामी सतह के ऊपर तुर्की के अंदर पाकिस्तान के साथ खैर सगाली का जज्बा है, शायद दुनिया में बहुत मुश्किल से आपको ऐसा मिले। लेकिन हमारी बामी तिजारत ना होने के बराबर है, हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम लेवल के ऊपर है। तो मैंने उनको कहा, बात ये हो रही थी कि वो टर्किश बिजनेस डेलीगेशन यहां पर लेके आएंगे और फिर हम यहां से बिजनेस डेलीगेशन वहां पर लेके जाए। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए हमें, लेकिन अगर आप वाकई में पाकिस्तान की और तुर्की की जो माशी जो रिश्ता है उसको वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसा हमारा सियासी रिश्ता है, तो फिर ये टॉप लेवल से एक बाकायदा मरबूत प्लान बनाए बगैर नहीं होगा। और उसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया जी, इस टर्की और पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ऊपर काम होना है। कल वो नोटिफिकेशन भी कर दी वजीर आजम ने, एक बड़ी पावरफुल, उसमें 6 या 7 वजीर शामिल हैं, मुझे उसका कन्वीनर लगाया गया है, और हमारी फरवरी के महीने के अंदर अंदर हमने, और आप ज़ाहिर बिजनेस कम्युनिटी से भी हम उसकी सिफारिशात लेंगे, इनपुट्स लेकर हमने सिफारिशात मुरतब कर रहे हैं। वहाँ पे तुर्की वाले जो हैं वो अपनी तरफ से सिफारिशात मुरतब करेंगे, और अप्रैल के अंदर हम उसको इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर अर्दवान जो हैं वो साइन कर देंगे, ताकि आपके लिए मौके पैदा किए जाएं, सरमायाकारी के लिए भी, तजारत के लिए भी। और जाहिर है बीच में ईरान आता है, ईरान के साथ भी हमें ये करना है, अफगानिस्तान के साथ हम पहले कह चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के साथ भी ऐसे ताल्लुकात हों, जो एक हमारा अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, कायदे आज़म ने उसके लिए लीडरशिप फराम की, पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरे बरे सगीर के मुसलमानों ने उसके लिए जद्दोजहद की, और कराची में तो ज़्यादातर वो लोग बस रहे हैं जिनके माँ बाप ने उस जद्दोजहद का हिस्सा बने, और वो पाकिस्तान उन्होंने बनाया। लेकिन पाकिस्तान के लीडर का ख्वाब क्या था? पाकिस्तान के लीडर का ख्वाब ये तो नहीं था दुश्मनी,
कायदे आजम का विजन तो था पीस विद इन एंड पीस विदाउट, हम मुल्क के अंदर भी अमन हो और खित्ते के अंदर भी अमन हो, और हम भी वही चाहते हैं। इसीलिए वजीर आजम इमरान खान ने जो पहली तकरीर की वजीर आजम बनने के बाद, उस तकरीर के अंदर उन्होंने भारत की तरफ भी एक हाथ बढ़ाया कि आए, हमारे जो बाहमी मसाइल हैं और ज़ाहिर कश्मीर उसमें सबसे बड़ा मसला है, सबकी बात करें और तिजारत की भी बात करते हैं। मैं आपको ये बताऊं, बड़ी अफसोस की बात है कि भारत की हुकूमत ने उसका मस्बत जवाब नहीं दिया। शायद उनकी अंदरूनी सियासत की ये मजबूरियां हैं, ख़ासतौर पे उनका इलेक्शन आने वाला है। हमारी अभी भी उम्मीद ये है कि इलेक्शन के बाद भारत जो है वो शायद जो हमने हाथ बढ़ाया था, एक बात। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर कराची में ताज़रों से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्वीट में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने से पहले असद उमर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मिलते थे और मीटिंग्स में बड़ी बड़ी तजावीज़ भी देते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इसहाक डार के होते हुए नून लीग में उनकी जगह नहीं, तो वो पीटीआई में चले गए। अपने ट्वीट में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि शुक्र है हम बच गए, वरना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 5 साल तो क्या 5 माह भी पूरे न कर पाती। कर रहे हैं कोटरी ओवरहेड ब्रिज का इफ्तिताह और साथ साथ सचल ग्राउंड में अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। तैयारियां भरपूर कर ली गई हैं, जलसागाह में तैयारियां मुकम्मल, पंडाल सज चुका है और जाले जो हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अली हमजा। भरपूर तैयारियां जो हैं जलसे की जारी हैं। बिलावल भुट्टो आज खिताब कर रहे हैं जालों से, क्या तफसीलात हैं, क्या तैयारियां मुकम्मल हैं और क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कोटरी में रंग जमाने को तैयार है। एक बड़ा अवामी ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है और इस जलसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सचल ग्राउंड में, जो कि जलसा गाह है। यहाँ पर पंडाल सजा दिया गया है, एक बड़ा स्टेज बनाया गया है और हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ भी लगा दी गई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कोटरी पहुँचेंगे, उसके बाद ओवर हेड ब्रिज का इफ्तिताह करेंगे, जो कि अवाम के लिए एक तोहफा है। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस जलसागाह में पहुँच जाएंगे और जलसागाह में कारकुनान से खिताब करेंगे। तो कारकुनान इस हवाले से काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। तमाम तर तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी हैं, मकामी क़यादत भी पहुँच चुकी है, डिविजनल क़यादत भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। कारकुनान की जानिब से जो पार्टी तराने हैं उन पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, परचम लहराए जा रहे हैं और जो कारकुनान का पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो जोशो जज्बा है, उनका जोशो जज्बा काबिल दीद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बजरिया हेलीकॉप्टर कोटरी साइट एरिया में लैंड करेंगे और बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ओवरहेड ब्रिज का इफ्तिताह करने के बाद जलसागाह में पहुँचेंगे और कारकुनान का लहू गरमाएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, पेट्रोल, गैस, बिजली के बाद अब दवाइयाँ भी महंगी हो गई हैं। कीमतों में इजाफा 9 से 15% कर दिया गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अपनी मजबूरियाँ गिनवाते हुए कहा कि कीमतें ना बढ़ाते तो क्या करते। सरफराज हुसैन की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत में बैठे कुछ सियाने शायद सच ही कहते हैं, खजाना खाली है, कीमतें ना बढ़ाएं तो हुकूमत कैसे चलेगी। चाइना में बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हुई है और उसका इम्पैक्ट जो रॉ मटेरियल लेते थे वो वहाँ महंगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ भी उसका इम्पैक्ट आया है, डॉलर का इम्पैक्ट है। ठीक है, ये सारा कुछ देखते हुए हमने ये फैसला किया था कि इंडस्ट्री सर्वाइव करे, हर दवाई अवेलेबल हो। देखिए, आपको अस्पतालों में तो सब फ्री मिलती हैं दवाइयाँ। मैं अभी भी 3 अस्पतालों से आ गया हूँ, तो यहाँ पे दवाइयाँ फ्री हैं। तो जनरली जो गरीब तरीन लोग हैं उन पे इंशाल्लाह ये इम्पैक्ट नहीं आएगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दवाओं की कीमतें बढ़ाने के लिए अपनी मजबूरियां बताई हैं। कहा, डॉलर की कीमत में 30% इजाफा हुआ, बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, सूद की शरह, खाम माल की कीमत, पैकिंग के लिए अखराजात भी बढ़ गए। चीन से दरामद होने वाली अद्वियात की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया, मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ानी पड़ी। दवाओं की कीमतें न बढ़ाते तो क्या करते। सरकार, हुकूमत और लोगों का लहू निचोड़ने वाले सूदखोर ताजिर में कुछ तो फर्क होना चाहिए। जिन मजबूरियों का रोना आप रो रहे हैं, अवाम ने आपको इक़्तिदार के ऐवानों में इन्हीं पर तो काबू पाने के लिए पहुंचाया है, मजबूरियां गिनवाने नहीं। अगर आप इतने ही मजबूर हैं तो इक़्तिदार को लात मारे, मगर कहाँ।
आप भी माजी की हुकूमतों ही की तरह अवाम से कुर्बानी मांग रहे हैं। यकीन जानिए अवाम में अब कुर्बानी की सकत नहीं। या तो लूटा गया मुल्की सरमाया बैरूने मुल्क से लाने का वादा पूरा करें या नाकामी का एतराफ या अपने वादों से एक बड़ा यू टर्न ले लें ताकि आपके अजीम लीडर होने की सनद मुस्तनद तर हो जाए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे के पीछे अपनी मजबूरियां तो गिनवा दी, लेकिन इन मजबूरियों की वजह से मरीजों की जिंदगी खतरे में डल चुकी है। मरीज और लवाहिकी ने अद्वियात के निर्खों में इजाफे पर मायूसी का इजहार किया है। बात करेंगे उस्मान जावेद से। उस्मान जावेद, बताइएगा क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से तमाम अद्वियात 9 से 15% महंगी कर दी गई हैं, जिससे मरीज़ों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। और इस वक्त हम रावलपिंडी के DHQ अस्पताल में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लवाहिकीन मौजूद हैं, उन्हीं से ही गुफ्तगू करते हैं। आप मुझे सर ये बताइएगा कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 9 से 15% दवाइयाँ जो हैं वो महंगी कर दी हैं, अब मरीज़ों का क्या बनेगा? मरीज़ ने मरना है ना जी, दवाई ले नहीं सकता, गरीब आदमी दवाई नहीं लेगा तो मरेगा, तो ये अच्छा नहीं किया। हुकूमत ने अच्छा नहीं किया अद्वियात के दाम बढ़ा के। आप मुझे ये बताएं जी, सरकारी अस्पताल में मौजूद है, यहाँ पे आपको अद्वियात मिलती हैं या नहीं? तो भाई सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर दवाइयाँ लिख कर दे देते हैं, 15% दवाई महंगी हो गई है। ठीक है, गरीब आदमी के लिए बहुत मौत ही है, और क्या है इधर ना, समझ गए ना। गरीब आदमी क्या करे, दवाइयाँ इधर अंदर से नहीं मिलती, बाहर से 15% दवाई महंगी हो गई है। ठीक है, तो गरीब आदमी किधर जाए? हमारे साथ कुछ मरीज मौजूद थे और ये हुकूमत से शिकवा कर रहे थे और इसके साथ साथ अपील भी कर रहे थे कि हुकूमत को चाहिए कि जो अद्वियात हैं उनको महंगा ना किया जाए, बल्कि उनके रेट कम किए जाएं। और अपने प्यारों की ज़िंदगी बचाने के लिए ये तमाम लोग बाहर मेडिकल स्टोर्स का रुख करते हैं और वहाँ पर अब तमाम दवाइयाँ इनको 9 से 15% महंगी मिलेंगी। और महंगाई की वजह से मरीज़ और उनके लवाहिकीन शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया। बात करेंगे वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह की दबंग एंट्री के हवाले से। 4 सदा के अस्पतालों का अचानक दौरा किया, जबकि THQ अस्पताल तंगी के ड्यूटी से गैर हाजिर और अनक्वालिफाइड MS और DMS को मुअत्तल कर दिया। मौतली के खत के आखिर में लिखा कि वेलकम टू इमरान खान का नया पाकिस्तान। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अजमत अली शाह। जी अजमत। आज बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह जो हैं वो रात गए लोगों की जो शिकायत थी उन पर 4 सदा के जो अस्पताल है उनके दौरे किए हैं और फिर उस दौरे में जो है मुताल्लिका जो गैर हाजिर MS और DMS थे उनको मुअत्तल किया है। साथ साथ में उन्होंने जो अनक्वालिफाइड जो कि क्वालिफाइड DMS नहीं थे उनको भी मुअत्तल किया है और उस अस्पताल के जो कि साबिक MS थे उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करने का हुक्म भी दिया गया है। साथ साथ में जो कि उन्हें मुअत्तली का जो मुअत्तली के लिए जो ख़त लिखा गया था उसके आखिर में जो कि डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह जो कि वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने उसके आखिर में ये लिखा है कि वेलकम टू इमरान खान का नया पाकिस्तान। ये अल्फाज थे उनके और उन्होंने ये भी ख़त के आखिर में लिखा है। साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी भी माली बदउनवानी या इखलाकी बदउनवानी या जितनी भी करप्शन होगी, अगर वो माली हो, इखलाकी हो या दीगर जितने भी हो, तो उसकी इजाज़त नए पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। और साथ साथ में उन्होंने रात गए जो 4 सदा के अस्पतालों का दौरा किया है और उसमें उन्होंने ऑपरेशन थिएटर को खुलवाना, जो कि ताले लगे हुए थे, साथ में जो वैक्सीन की फराहमी है और उसके लिए इक़दाम उठाना और दीगर जो MS और DMS को मुअत्तली का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। अमरीकी तहकीकाती इदारे सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में अद्वियात से भी ना खत्म होने वाली सल्मोनेला टाइफाइड नामी बीमारी जो लाइलाज टाइफाइड की एक किस्म है तेजी से फैल रही है। 2016 में सिंध से शुरू होने वाले इस मर्ज के अब तक 5372 केसेस सामने आ चुके हैं। इसके साथ साथ आपको बताएंगे CDC के तहकीककारों ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में फैली इस बीमारी में साल्मोनेला एंट्राइका सेरोटाइप टाइफाइड स्ट्रेन भी मौजूद है, जो टाइफाइड बुखार के इलाज में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर एंटीबायोटिक से भी खत्म नहीं होता। रिपोर्ट में निशानदेही की गई है कि 2016 से 2018 के दरमियान अमेरिका में 29 अफराद इस बीमारी में मुब्तला हुए और ये तमाम अफराद पाकिस्तान का सफ़र कर चुके थे। इन मरीजों में 5 बच्चे भी शामिल थे।
अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर